कक्षा 9 के सभी भैया बहनों को मेरा सुप्रभात। कल हम सभी भारत में खाद्य सुरक्षा जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके अध्ययन में जो बातें बताई गई उसमें न्यूनतम बफर स्टॉक प्रतिमान भी था। जैसा कि कल बताया गया था कि आपके बुक में जैसा लिखा हुआ है या फिर जो न्यूनतम बफर प्रतिमान है वो उससे अधिक हमारे पास खाद्य भंडार है, अर्थात जो न्यूनतम बफर प्रतिमान है निर्धारित किया गया हमारे देश में वो है 3.3 करोड़ टन। ठीक है, तो 3.3 करोड़ टन है और इस तरह से उस न्यूनतम बफर प्रतिमान से अधिक हमारे पास बफर स्टॉक में अनाज एकत्रित है, जिसका प्रयोग खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से विपरीत परिस्थिति में किया जाता है। आगे है वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। ये भी बताया गया था कल आप लोगों को कि ये जो राज्य हैं वो कृषि प्रधान राज्य हैं और इनकी आजीविका का मुख्य साधन यहाँ रहने वाले लोगों का वो कृषि ही है, अर्थात उन्हीं की तरफ से जो दबाव डाला जाता है जिसके आधार पर जो न्यूनतम समर्थित कीमत है उस पर खरीदारी की जाती है। आगे आप देख रहे हैं जो कलरफुल कोटेशन में दिया हुआ है, न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। यानी कि जो न्यूनतम समर्थित कीमत है वो जो उसमें जब वृद्धि हुई है तो उससे जो खाद्यान्न की वसूली जो हो रही है उसकी लागत जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि खर्च ज़्यादा हो रहा है और एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया है। ये जो एफसीआई में जो भी अनाज आता है वो परिवहन के साधनों के द्वारा ही लाया जाता है और जो भंडारण है उसके रखरखाव पे जो भी खर्च आते हैं तो जिसके कारण इसकी लागत जो है यानी खर्च जो है उसमें बहुत अधिक हो रहा है। एनएसएसओ ने 558 की रिपोर्ट एनएसएसओ नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम वर्ष 2004-05 से घटकर 5.98 किलोग्राम वर्ष 2011-12 में हो गया। यानी कि जो चावल की खपत है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। आगे आप देख रहे हैं कि जो नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत 4.71 किलोग्राम से घटकर 4.49 किलोग्राम और 2011-12 में ये इसकी स्थिति ये हो गई है। प्रति व्यक्ति जो पीडीएस चावल की खपत है वो 2004-05 से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दुगनी हुई है और नगरीय भारत में ये 66% बढ़ी है। यानी कि जो प्रति व्यक्ति पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस का फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो इन दुकानों से जो लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है तो उसकी मात्रा जो है वो बढ़ी है। पीडीएस गेहूं की प्रति व्यक्ति खपत 2004-05 में ग्रामीण और नगरीय भारत में दोगुना हो गई है। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जैसे अपचार करते हैं। यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों में क्या करते हैं, अधिक लाभ कमाने के लिए दुकानें वो बहुत कम खोलते हैं या फिर जो बहुत लो क्वालिटी का जो अनाज आता है उसे वो बेचते हैं जो इससे संबंधित लाभान्वित होने वाले लोग हैं उनको, और जो अच्छा अनाज आता है उसे खुले बाजार में बेच देते हैं ऊंची कीमत पर, जिससे उन्हें लाभ होता है। इससे क्या होता है कि जिसका लाभ समाज के जिन व्यक्तियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है जो बिक नहीं पाता, अर्थात जो भी अनाज है अगर वो लो क्वालिटी का है देन उसको खरीदने वाले लोग जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं
तो वे उस लो कैटेगरी की अनाज को वे नहीं खरीदते हैं, जिससे वो राशन दुकान में पड़ा रह जाता है। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन और गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी और वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। यानी जो पहले अलग अलग आर्थिक आधारों की स्थिति के आधार पर जो अलग अलग तरह के रंगों का कार्ड का उपयोग अभी किया जाता है, वो पहले नहीं था। पहले सभी के लिए समान था और सभी के लिए एक निश्चित मात्रा जो है वो निश्चित थी, वो सभी को एक जैसा ही मिलता था। आज आप जो 3 प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले यह नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। इसमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी ही अधिक थी। यानी सभी लोगों को ये समान रूप से सुविधा दी जाती थी। और इस तरह से जो एपीएल परिवारों के लिए जो कीमतें हैं वो अभी क्या है कि वो बीपीएल कैटेगरी से रिलेटेड जो श्रेणी के जो लोगों को दी जाती है उनसे अधिक है। और ये बस इतना है कि जो खुले बाज़ारों में जो बाज़ार कीमत प्रचलित अभी चल रही है, उससे वो थोड़ी कम होती है। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। अब हम सभी देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सहकारी समिति की क्या भूमिका है। इसमें हम देखेंगे कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह के अलग अलग नामों से विख्यात सहकारी समितियां हैं, जो अपने अपने स्तर से लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराती हैं। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां हैं जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में जितनी राशन दुकानें हैं, उनमें से करीब 94% यानी कि 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। यानी कि ये जैसा अभी बताया गया विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में, तो उसी तरह से तमिलनाडु में जो है जो राशन दुकानें हैं, तो उसमें से सभी राशन दुकानों का जो 94% है वो सहकारी समितियों के माध्यम से ही चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी इसका एक उदाहरण है, जो दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित है और जहां पर निम्न दरों पर लोगों को दूध और सब्जियां आदि उपलब्ध कराई जाती हैं। गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादन से संबंधित अमूल जो है ये एक सफल सहकारी समिति का उदाहरण है और इस अमूल के कारण ही भारत में श्वेत क्रांति जो है वो आ पाई है। फिर देश के और भी जो विभिन्न भाग हैं वहाँ भी सहकारी समितियाँ जो हैं वो अपनी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। इस पैरा में आप देख रहे हैं कि कुछ सहकारी समितियों यानी कि कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं जहाँ पे लोगों को किस तरह से खाद्य के रूप में दृष्टिकोण से सुरक्षित रखा गया है। जैसे महाराष्ट्र में एडीएस यानी एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठन, जिसे हम गैर सरकारी संगठन जो हैं उनकी सहायता से ये कार्य कर रही है। और ठीक उसी तरीके से देखिए महाराष्ट्र में जो अनाज बैंक हैं अब धीरे धीरे बहुत सारे भागों में खुलते जा रहे हैं और जिससे वहाँ के लोगों को खाद्य सुरक्षा सरकार के द्वारा से प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराई जा रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये विभिन्न राज्यों में सरकार के द्वारा अलग अलग तरीके से खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। इन सभी का मुख्य उद्देश्य अपने देश में विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न जो परेशानियां हैं, जो खाद्य असुरक्षा है, उस दृष्टिकोण से उस खाद्य असुरक्षा को दूर करना, लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। तो इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा, तो इसे ये आज
समाप्त हो गया है और इससे संबंधित बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, तो क्वेश्चंस के साथ साथ आपका जो आंसर भी इनसाइड द चैप्टर क्रिएट किया ही गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पहले ही लेसन के बीच में बताए गए हैं। फिर भी यदि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आप पूछना चाहते हैं तो आप आराम से पूछ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। धन्यवाद।